हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा वो है टॉर्क क्रिएट ऑन रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यदि कोई भी कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल आपकी किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा या वो कितना फोर्स फील करेगी, और फोर्स फील करने के कारण उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। और उसी टॉर्क की वैल्यू आज हम इस यहाँ पर निकालेंगे। देखिए दोबारा समझिए, यदि कोई भी एक रेक्टेंगुलर, मान लीजिए रेक्टेंगुलर है और ये यहाँ पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस पे क्या होने लग जाएगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। उस टॉर्क प्रोड्यूस जो हो रहा है उसके कारण ये कॉइल घूमने लग जाएगी। तो हमें यही निकालना है कि वो टॉर्क कितना है। बात सभी को समझ में है कि टॉर्क कितना है, ये हमें निकालना है। अब हम बात करते हैं, देखिए क्या कि हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि यदि किसी भी कंडक्टर वायर को यदि हम कहीं मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, किसी भी कंडक्टर वायर को यदि हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें क्या फील होता है, फोर्स फील होता है। और फोर्स की वैल्यू हम कैसे, फोर्स की डायरेक्शन हम कहाँ से निकालते हैं, बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। दोबारा समझिए, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल कहता है, यदि ये तो हमें बताता है क्या, फोर्स की डायरेक्शन को। ये हमें बताता है, ये वाली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, और ये मिडिल फिंगर हमें बताती है करंट की डायरेक्शन को। तो देखिए, यदि मान लीजिए यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर, करंट इस डायरेक्शन में, तो फोर्स किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो बात समझ में आई कि किस तरह से हम इसे अप्लाई करते हैं। तो फोर्स किस डायरेक्शन में हो गया, इस डायरेक्शन में। तो और कितना होता है ये फोर्स, हम निकाल चुके हैं, IBL। क्या वैल्यू होती है, IBL, जहाँ पे L तो इसकी क्या होती है, लेंथ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको यही सब समझाया है। ये तो होती है लेंथ, और ये होता है करंट, और ये होता है इसका मैग्नेटिक फील्ड। और डायरेक्शन में आप सबको भी बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं, फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से। ध्यान दीजिएगा दोबारा, ये तो हमें बताता है क्या, फोर्स को, ये बताता है हमें मैग्नेटिक फील्ड को, और ये हमें बताता है करंट को। और अभी मैंने आपको बताया कैसे यूज लेना है। मान लीजिए ये एक वायर मैंने यहाँ पे रखा, तो वायर यदि मैंने रखा, इसकी करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड का है अंदर की तरफ। ये साइन किसको बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड का है अंदर। तो इस वाली फिंगर को मैं क्या रखूँगा, अंदर की तरफ। ये करंट की डायरेक्शन है, तो करंट की डायरेक्शन किस तरफ रखूँगा, ऊपर की तरफ। तो मैं फोर्स की डायरेक्शन कहाँ आ रही है, इस तरफ। बात समझ में आई सभी को, कैसे आया, ठीक है। अब यही सब कंसेप्ट बेटा हम इसमें काम में लेंगे। देखिए कैसे, यदि हम बात करते हैं इसकी रेक्टेंगुलर कॉइल की। अब मान लीजिए रेक्टेंगुलर कॉइल रखी हुई है और हमने मान लिया PQRS। तो मैं बोल रहा हूँ, कंसीडर ए रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ पे रखी हुई है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। द करंट फ्लो थ्रू रेक्टेंगुलर कॉइल इज I। और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो कैसी है स्टूडेंट्स, I करंट फ्लो हो रही है। यहाँ तक की बात आप सभी को क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि जब इसमें I करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे आपको पता है हर एक वायर में क्या बनेगा, फोर्स बनेगा, और फोर्स के कारण टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और वो हम देखेंगे। पहले हम फोर्स निकालते हैं। तो मान लीजिए मैं इस वाले वायर की FQR की पहले बात करता हूँ कि FQR में कितना फोर्स होगा। तो आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला तो क्या होता है, ILB, ठीक है। अब देखिए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हमने यहाँ पे देखा कि जो B है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में, करंट किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में। करंट ऐसे जा रही है, तो हम कुछ इस तरह से, क्योंकि 90 डिग्री तो नहीं है इस बी के साथ में, तो इसका जो डायग्राम बनेगा करंट का, वो कुछ इस तरह से बनेगा, I और B, ठीक है। क्योंकि हमने इसको ऐसे टेढ़ा रखा है, इस चक्ति को भी हमने ऐसे टेढ़ा रखा है, तो बी के साथ में कुछ ना कुछ एंगल बना रही है, और हमने वो एंगल मान लिया कितना बना रही है, थीटा। अब जब हम I के फैक्टर्स करेंगे तो दो फैक्टर्स हो गए, I cos थीटा, I sin थीटा। ओके स्टूडेंट्स, I cos थीटा और I sin थीटा। तो I cos थीटा तो B के साथ में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे तो करंट, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा कुछ भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे बात करें, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, I cos थीटा और B के बीच में 0 डिग्री का। लेकिन यहाँ पे जो I जो sin थीटा है, I sin थीटा, वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, I जो sin थीटा है वो क्या होने लग जाएगा, वो 90 डिग्री पे B के साथ में, तो ये क्या बनाएगा,
एक फोर्स क्रिएट करेगा, और अब हम वही फोर्स निकालेंगे कि वो फोर्स कितना होगा। तो देखिए जब यहाँ पे हमने देखा कि आई साइन थीटा है जो कितने डिग्री कैसा एंगल बना रहा है, वो केवल आई साइन थीटा ही यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो आई साइन थीटा के कारण आई साइन यहाँ पे जो आपका आई साइन थीटा आया है, आई साइन मतलब ये वाला फैक्टर काम में ले रहा है। आप बस इसको इतना ही ध्यान दो कि ये वाला फैक्टर काम आ रहा है और ये भी है। तो आई साइन थीटा के कारण मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनेगा ये हम देखते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहाँ बनेगा। तो देखिए आई साइन थीटा, तो अब हमने इसको इस तरह से रखा कि ये तो बन गई किसकी डायरेक्शन, करंट की, क्योंकि करंट इसी तरह से बनेगी बेटा, इस प्लेन में बनेगी, ठीक है। करंट इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, तो फोर्स कहाँ पे लगा, डाउनवर्ड, ठीक है। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगा वो लगा इस तरफ, इस तरह से, मतलब बाहर के डाउनवर्ड की तरफ हम बात कर सकते हैं यहाँ पे इस तरफ, ठीक है। और ये कितना लगा, इसको मैंने नाम दे दिया F1, समझ में आ गया। तो F1 कितना लगा QR के कारण, IBL डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब हम बात करते हैं PS के कारण, ठीक है। तो आपने देखा PS के कारण करंट कैसे है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो PS के कारण ये थीटा एंगल बनाया, और एक फैक्टर तो हो गया आई कॉस थीटा और आई साइन थीटा, क्योंकि ये वाला साइन थीटा फैक्टर होगा, और ये वाला हो गया आई कॉस थीटा। अब देखिए इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, तो केवल कौन सा फैक्टर काम करेगा, आई कॉस थीटा तो जीरो हो गया क्योंकि बी के साथ में बना रहा है एंगल, केवल जीरो या 180 डिग्री। और यहाँ पे हम बात करेंगे कि कौन सा एंगल काम करेगा केवल, अब कौन सा फैक्टर, आई साइन थीटा। तो अब इसके अकॉर्डिंग बना लीजिए, तो आई साइन थीटा तो ये हो गया बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर डायरेक्शन में। तो इसके कारण जो फोर्स लगा वो हमने मान लिया F2, वो लगा ऊपर डायरेक्शन में। अब बात आती है इन दोनों की वैल्यूज़ की। तो देखिए दोनों की वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे हम, तो दोनों की वैल्यूज़ हम इजीली निकाल लेंगे। कैसे, फोर्स तो हमें, फोर्स की डायरेक्शन हमें मिल गई, तो आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, IBL। तो आपको पता चल गया ये तो क्या है, डाउनवर्ड, ये तो क्या है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ, और ये क्या है, अपवर्ड ऊपर की तरफ। अब बात आती है फोर्स इन PQ कि PQ में फोर्स कितना लग रहा है। तो PQ के लिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इस डायरेक्शन में, और करंट कहाँ है। तो बेटा आपको बस फ्लेमिंग रूल आना चाहिए, इस पूरे के पूरे कंसेप्ट में कुछ भी नहीं है, यदि आपको फ्लेमिंग रूल अच्छे से आता है, इसलिए मैं बाबरसी में आपको फ्लेमिंग रूल बता रहा हूँ कि फ्लेमिंग रूल क्या होता है। तो देखिए फ्लेमिंग रूल एक बार दोबारा समझिए कि ये है यदि हमारे करंट की डायरेक्शन है, आई इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, तो फोर्स कहाँ होगा। तो देखिए ये हमारा करंट है, तो करंट कहाँ जाना चाहिए, ये करंट को शो करती है, किसको शो करती है, मिडिल फिंगर, याद रखना करंट को। तो करंट इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो है अंदर की तरफ, और करंट कहाँ है, ऊपर की डायरेक्शन में। और तो फोर्स कहाँ होगा, तो तीनों को 90 डिग्री पे रखना है, तो फोर्स हमें पता चल गया इस डायरेक्शन में। तो बेटा फोर्स लगाना यदि आपको आ गया फ्लेमिंग रूल से, तो आपको क्या हो जाएगा, कुछ भी इसमें कंसेप्ट ज़्यादा समझ, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल भी बहुत ईजी से समझ में आ जाएगा। देखिए हम इस यहाँ पे बात करते हैं, यदि ये यहाँ पे मान लीजिए एक वायर दिया हुआ है, अब मुझे यहाँ पे फोर्स निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, करंट किस डायरेक्शन में, ऊपर। तो मैंने देखो मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में ही रखा, और करंट कहाँ रखा, ऊपर। तो ये जो मेरा थंब आ रहा है वो किसको बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन को। तो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ आ गई, इनवर्ड, अंदर की तरफ, कहाँ गई, अंदर की तरफ, मतलब पीछे की तरफ फोर्स लगेगा। इस वाली पे कैसे फोर्स लगेगा, पीछे की तरफ, ये वाला हिस्सा कहाँ जाने की कोशिश करेगा, इस तरफ, पीछे की तरफ। तो बात समझ में आई। तो इसको मैंने नाम दे दिया क्या, F4 दिया है मैंने, PQ को नाम, ठीक है। और यहाँ पे अब RS के कारण देख लेते हैं। तो RS क्या चाहेगा, कि RS चाहेगा, RS पे करंट कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। तो देखिए करंट जा रहा है नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, तो फोर्स कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ। ये वाला हिस्सा कहाँ आने की कोशिश करेगा, बाहर की तरफ आने की कोशिश करेगा। अच्छा आप यदि किसी को मतलब हमें रोटेट कराना है किसी भी चीज़ को, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको तो पीछे की तरफ धकेलेंगे, और इसको आगे की तरफ, तो इजीली घूमने लग जाएगा या नहीं घूमने लग जाएगी, कोई भी चीज़ लग जाएगी ना, कोई भी चीज़। इसको तो हम धकेलेंगे इस तरफ, मान लीजिए यही है,
तो इसको तो मैं इस तरफ धक्का दूंगा और इसको मैं इस तरफ खींचने की कोशिश करूंगा, यही तो कर रहा हूँ मैं। तो देखिए आपने यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है और यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है, तो इस कारण से ये क्या होने लग जाएगी, रोटेट करने लग जाएगी। और देखिए क्यों होता है ऐसा, तो आपको ये फोर्स सभी समझ में आए। ठीक है, चारों फोर्स हमने निकाल लिए, चारों फोर्सेस की हमने वैल्यू निकाल ली और हमने ये देखा कि ये जो वाला फोर्स है ये कैसा है, F3, इसका नाम क्या था, F3। तो ये तो लग रहा है बाहर की तरफ, ये लग रहा है अंदर की तरफ। अच्छा अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि फोर्स बैलेंस किस तरह से होंगे। तो आपने देखा कि F1 और F2, F1 नीचे की तरफ है और F2 ऊपर की तरफ है और दोनों सेम लाइन पे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। F1 एंड F2 इनकी जो वैल्यू है एक दूसरे को क्या कर देंगे, इक्वल एंड अपोजिट है और क्या है, सेम लाइन पे हैं, दोनों एक ही लाइन पे हैं, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए ये तो है F4 और ये है F3, क्या ये दोनों एक ही लाइन पे हैं, नहीं, और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में। अच्छा आपने देखा था जब मैंने आपको टॉर्क से रिलेटेड एक टर्म बताई थी, आपने 7th चैप्टर में पढ़ा था 11th क्लास में, कि एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है F1 और यहाँ पे लग रहा है F1, दोनों फोर्स यदि क्या है, बराबर है और इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है। देखिए हमने क्या पढ़ा था, यदि दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक स्मॉल डिस्टेंस से पे लगाए जाते हैं, एक मतलब एक सेम लाइन पे नहीं लगाए जा रहे, अलग अलग एक डिस्टेंस पे लगाए जा रहे हैं, तो वो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस कर देंगे, टॉर्क प्रोड्यूस कर देंगे। उस ऑब्जेक्ट में क्या प्रोड्यूस कर देंगे, टॉर्क प्रोड्यूस कर देंगे। ये बात हम पढ़ चुके हैं। क्या यदि बेटा ये दोनों फोर्स इस तरह से होते, ये F होता और ये F होता, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते, लेकिन आप कैंसिल कैसे करेंगे, कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो अब ये दोनों क्या है, सेम लाइन पे नहीं है, इधर वाला फोर्स अंदर की तरफ है और ये वाला फोर्स बाहर की तरफ है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि F3 और F4 ये दोनों क्या कर देंगे, टॉर्क प्रोड्यूस कर देंगे। बात समझ में आ गई। F3 एंड F4 आर इक्वल, दोनों इक्वल हैं एंड अपोजिट भी हैं, बट कैसे हैं, बट एट ए डिस्टेंस, दोनों क्या है, डिस्टेंस पे हैं और दोनों डिफरेंट लाइंस पे हैं, डिफरेंट लाइंस। तो डिफरेंट लाइंस में तो एक दूसरे को कैंसिल ना करके क्या प्रोड्यूस कर देंगे, टॉर्क प्रोड्यूस कर देंगे। अच्छा यहाँ तक हम सभी की बातें क्लियर है। अब टॉर्क प्रोड्यूस कर देंगे तो टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है, टॉर्क क्या होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया डायग्राम कैसा बनता है, फोर्स यहाँ पे, फोर्स यहाँ पे। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है कि फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। बात समझ में आई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। तब हम इसके अंदर फॉर्मूला लगाएंगे टॉर्क का और हम प्रोड्यूस करेंगे कि टॉर्क किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको रेज करता हूँ, पर उसको थोड़ा साइड में लिख देता हूँ। ये सब बातें आपको क्लियर हुई। तो टॉर्क इजिकल्स टू हमारे पास क्या आया, F इजिकल्स टू F मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। अच्छा आप सभी यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, फोर्सेस, फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स तो हमें दिख रहा है कितना लग रहा है, IB, ठीक है। अब बात आती है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है। और बेटा इसको निकालना एक थोड़ा सा कंसेप्ट हमारा अलग है, तो उसको देखिए हम कैसे निकालेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस को। यहाँ तक की बातें आप सभी को क्लियर है। अच्छा ये F1 F2 वाली बातें क्लियर है, मैं इनको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अब देखिए ये आ रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, मतलब हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए कितनी है, ये L नहीं है, इस कंफ्यूजन में मत हो जाना, ये L है। अभी मैं बताता हूँ, देखो आपको यदि हम इसको ऊपर से देखें, इसको हम यदि ऊपर से देखें तो ऊपर से तो हमें एक सिंगल लाइन दिखेगी इस तरह से, जो कि क्या कर रही होगी, रोटेट कर रही होगी। तो हम इस पे बात करें तो इस पे एक फोर्स तो इस तरह से लग रहा है बाहर की तरफ F, ये अभी हमने देखा F3, ठीक है। और एक फोर्स इसको कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है, ये हमने निकाल चुके हैं इनवर्ड। और ये क्या है F4। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस L थोड़ी ना है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो क्या होगी, ये होगी, और ये हमें निकालनी है कि कितनी है। तो ये हम निकालेंगे कैसे, हमने देखा कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ना बेटा, वो इस तरह से है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो
इस तरह से बन रही है लाइनें मैग्नेटिक फील्ड्स की। तो हमने यहाँ पे देखा कि यदि ये एल है, यदि ये एल है तो इस एल को इस तरह से बढ़ा दिया मैंने पीछे की तरफ, एक इमेजिनरी लाइन बना दी। तो एल का जो एरिया एंगल बनेगा, अच्छा कोई भी सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होता है उसके परपेंडिकुलर, ये सरफेस है इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इसके परपेंडिकुलर। और ए और बी के बीच में जो एंगल बनेगा, ए और बी के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बेटा मैंने बोल दिया थीटा, उसको मैंने बोल दिया क्या, थीटा, एरिया वेक्टर और बी के बीच का एंगल। अच्छा ये थीटा है और ये दोनों तो 90 डिग्री की लाइन है, तो ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा। अच्छा ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया 90 माइनस थीटा, ये 90 है ही, तो ये भी कितना हो गया थीटा। बस अब हमारा काम हो गया, हम इजीली ये वाली लाइन निकाल सकते हैं। कैसे, हमने पढ़ा हुआ है क्या, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। अब यदि मान लीजिए परपेंडिकुलर हमें ये निकालना है, किस कुछ भी नाम दे दीजिए, ए बी नाम दे दिया, चलो मान लीजिए ए बी ओ दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए ओ। ठीक है, तो ए बी कितना है, ए बी हमें निकालना है, और ए ओ कितना है, ए ओ, तो ए ओ की वैल्यू हमें पता है कितनी, एल, यहाँ से हम ए बी निकाल लेंगे, तो ए बी क्या आ गया साइन थीटा एल साइन थीटा, एल स्मॉल लेना है, तो ये भी क्या गया एल साइन थीटा। तो बेटा ये है इन दोनों फोर्सेस के बीच की डिस्टेंस कितनी, एल साइन थीटा, ना कि एल। बात समझ में आ गई, इन दोनों फोर्सेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, एल साइन थीटा। जिसको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा वो वीडियो को दोबारा रिवाइज करके क्लियर करे, और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कुछ ज़्यादा नहीं है। मैंने अभी आपको कहा समझ में आ गया तो डेरिवेशन कुछ भी नहीं है, और समझ में नहीं आया तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप इस वीडियो को 2-3 बार रिवाइज कर लें यदि नहीं समझ में आया तो, और इससे जरूर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। मतलब बिल्कुल हर एक स्टेप यदि आप इसमें देख लेंगे तो बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार नहीं देख के 2 बार देख लें वीडियो को, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बस टेढ़ा है, लेकिन वैसे बहुत ईजी है, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा याद रखने वाली बात नहीं है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, एल साइन थीटा। यहाँ पे हम देखते हैं आई बी बी एल साइन थीटा। अच्छा देखो इसकी विड्थ तो कितनी है बी, और लेंथ कितनी मानी हमने एल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लेंथ मान ली और ये विड्थ मान ली कितनी बी। तो अब आप देखिए एल और बी मिलके क्या बना देंगे, एरिया बना देंगे। एल मल्टीप्लाई बी मिलके क्या बना देंगे, एरिया। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया आई बी ए साइन थीटा। इसको बेटा मैं इस टर्म में भी लिख सकता हूँ क्या। अच्छा ये तो मैंने किसके लिए बात करी, केवल एक टर्न के लिए। यदि मान लीजिए वहाँ पे n टर्न्स हैं, 4n टर्न्स, तो n टर्न्स के लिए कितना बन जाएगा टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल्स टू n i a b 10 i b a साइन थीटा। तो n और i तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, n और i तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। n और i तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे जब हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे ए बी साइन थीटा के लिए, तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एन आई ए मल्टीप्लाई बी, क्योंकि ये दोनों किसको शो करेंगे, वेक्टर को शो करेंगे, वेक्टर को शो करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से दोबारा समझिए पूरा का पूरा, एन आई टाउ आई ए बी, टाउ इज इक्वल्स टू आई ए बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक एल लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि तीनों टर्म्स इसी तरह से आई ए बी साइन थीटा, और यहाँ पे भी आई ए बी। तो आपको पता है ए बी साइन थीटा मिलके क्या बना देगा, दोबारा वेक्टर प्रोडक्ट बना देगा। देखो दोबारा मैं एक बार 2 मिनट में इस टॉपिक की समरी करता हूँ, क्योंकि मैं दोबारा कह रहा हूँ टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन बस कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट आना चाहिए। मान लीजिए कोई भी एक रेक्टेंगुलर कोई किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो वो क्या फील करेगी, टॉर्क फील करेगी। तो हमने इस वायर और इस वायर के कारण क्या करा, टॉर्क निकाला। आप इस वीडियो को दोबारा देख लें कि हमने फोर्स निकाला, वीडियो को दोबारा देख लें कि हमने फोर्स कैसे निकाला। हमने फोर्स की डायरेक्शन देखी चारों, फोर्स की साइड तो हमने देखा कि F1 और F2 फोर्स तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं, लेकिन F3 फोर्स तो लग रहा है अंदर और F फोर्स लग रहा है बाहर। तो इसके कारण ये चीज़ क्या हो रही है, रोटेट कर रही है। अब रोटेट कर रही है, अच्छा बेटा आप जैसे सिंपली बात करें, कोई भी चीज़ घूमेगी तो जितना फोर्स यहाँ लगाएंगे उतना ही यहाँ लगाना पड़ेगा। तो ये चीज़ क्या हो रही है, रोटेट कर रही है, और रोटेट कर रही है तो उसका कुछ ना कुछ टॉर्क होगा,
और टॉर्क हमें निकालना है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। अब हमें F की वैल्यू तो पता है आई बी, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पता, और उसको हम L नहीं मानेंगे, मैं दोबारा बता दिया है मैंने, L नहीं मानेंगे, हम उसकी वैल्यू निकालेंगे। और वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, मैंने अभी अभी आपको समझाया, ये L है और ये फोर्स F3 है, ये F4 है, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी L sin थीटा। और मैंने कैसे निकाली है, तो मैंने अभी, आप वीडियो को दोबारा पीछे कर लीजिए और दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास AB की वैल्यू आ गई L sin थीटा। तो मैंने यहाँ से वैल्यू पुट कर दी, किसकी वैल्यू पुट कर दी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई, L sin थीटा। और बेटा यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया और मेरे पास क्या प्रोड्यूस हो क्या, टॉर्क, यदि n टर्न्स है, उसमें कितने टर्न्स हैं, n टर्न्स हैं, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई, NI sin थीटा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर उसमें इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, इससे रिलेटेड नोट्स मैं आपको भेज दूंगा। ये टॉपिक आपको आज बहुत अच्छे से स्टडी करना है, और साथ ही आपको जो पुराने टॉपिक्स मैंने पढ़ा दिए हैं उनका आपको रिवीजन करना है, उनका आपको प्रॉपरली रिवीजन करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स आप ये पूरे 4 चैप्टर को रिवाइज कर लो, कि जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा जब आपका पूरा कंसेप्ट पीछे का क्लियर होगा। तो आज आप ये टॉपिक के साथ में ही पुराना सब कुछ जितना मैंने आपको पढ़ाया है 4 चैप्टर का, वो आप सब एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इस टॉपिक के नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। जो वीडियोस आपके पास नहीं है या आपको यूट्यूब पे नहीं दिख रही, आप मुझे पर्सनली मैसेज भेज सकते हैं, मैं आपको दोबारा भेज दूंगा वो वीडियो। लेकिन आप यूट्यूब के पेज पे देखेंगे तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप उनको दोबारा देख सकते हैं और अपने कंसेप्ट्स को सही कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको ये टॉपिक अपना क्लियर करना है बहुत अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।